बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अच्छा जी, मानसून का मौसम है और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन इस मौसम में हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं और उसके लिए आपको एहतियात कैसे करनी है। हम चाहते हैं आप सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। कोई भी बीमारी खुदा ना खास्ता अगर आपको अटैक करती है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम इस कदर अच्छा हो कि आप जल्दी से उससे बाहर निकलें। तो इसके लिए हम माहिरीन को अपने पास बुलाते रहते हैं और उनकी सजेशंस, उनकी राय आपके साथ शेयर करते रहते हैं। बस आपने उसको अमल करना होता है, उसको फॉलो करना होता है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया मौजूद है, ENT स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। मौसम आजकल पता नहीं चलता, कभी एकदम से हब्स हो जाता है, कभी एकदम से बारिश हो जाती है, खुशगवार भी मौसम हो जाता है, कभी बहुत गर्मी भी हो जाती है। तो ऐसे मौसम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? मानसून में 3 तरह के मसाइल आम होंगे। अब मानसून बढ़ेगा और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, कॉफ, वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से। जी। नंबर 2 पे पेट के बहुत सारे मसाइल होंगे, टाइफाइड, कॉलरा और पेट का ख़राब होना। थोड़ी सी भी आपने खाने पीने में बदअतदाली की तो इन्फेक्शन बहुत इजीली स्प्रेड होती है। ठीक। नंबर 3 पे जितनी भी इंसेक्ट से फैलती हैं, जैसे मलेरिया बहुत कॉमन है अभी भी, डेंगू, इस तरह के इंसेक्ट्स के पानी आपने घर में तो कम से कम खड़े नहीं होने देने, क्योंकि बारिशें आजकल हो रही है ना, तो पानी स्टे कर जाता है और हम लोग बॉदर भी नहीं करते छत पे, बाहर लॉबी में। तीसरी चीज़ जिसका बहुत एहतमाल होता है, डर होता है, वो है कि इलेक्ट्रिसिटी, हमारे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी ओपन है, अंडरग्राउंड नहीं है। जहाँ पे भी केबल गिरी देखें, तार बिजली का देखें, उससे दूर रहें और बच्चों को तो बहुत दूर रखें। गीले हाथों के साथ, टॉवल गीला है, प्लीज़ अपने अप्लायंसेस को भी टच ना करें। हम तो आमतौर पे कहते हैं कि छोटे बच्चों को फ्रिज से और किचन से दूर रखें। आयरन वगैरह हम देख रहे होते हैं घर में, आप गीले कपड़ों के साथ आयरन वगैरह कर लें तो बहुत ज़्यादा इस देखें एनिमल हिट होते हैं, तारें गिरती हैं, ये टोटली पूरी दुनिया में अवॉइडेबल है। जो पूरी दुनिया में अवॉइडेबल है, हमारे भी वो चीज़ों से बचना चाहिए और वो नहीं होनी चाहिए। हमने चंद एहतियातें करनी हैं जिससे हम ये कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, पेट की बीमारियाँ, इंसेक्ट्स और ये इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल, अभी आपने रिसेंटली कितने इंसिडेंट देखे हैं कि थोड़ी सी एहतियात ना करने से फैमिली जाती हैं नॉर्दर्न एरिया और या इंजर होते हैं या वापस नहीं आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें जितनी एहतियात कर ली जाए उतना ही बेहतर है। और मानसून में कोशिश करें कि घर से बाहर पिकनिक वाला मसला कुछ देर के लिए रोक लें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें तो आपको खुद समझ होनी चाहिए। हम सब समझते हैं कि अच्छा छुट्टियां आ गई हैं, वीकेंड है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, मौसम अच्छा है। नहीं जी, इसमें ज़्यादा और डबल एहतियात की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, एलर्जी के पेशेंट को कितना मोहतात रहना होता है इस मौसम में? एलर्जी एक स्पेसिफिक एंटीजन की वजह से होता है, केमिकल की वजह से, ये किसी जर्म की वजह से नहीं है। ठीक है। सबसे कॉमन एलर्जी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन पाकिस्तान, वो है हाउस डस्ट माइट। घर के अंदर जो पुरानी चीज़ें हैं, किताबें हैं, कपड़े हैं, कारपेट हैं, कर्टन है, प्लीज़ जितने कारपेट कम होंगे, अच्छा, कारपेट वाला ट्रेंड तो कम हो गया, कर्टन्स को क्या करना है? वो तो अब इसमें आपने जिसको कहते हैं कि वो जो ब्लाइंड्स हैं वो लगा लें, लेकिन कुछ ना कुछ आप उसको ग्लासेस को ब्लॉक कर सकते हैं या उसकी क्लीनिंग का प्रॉपर। लेकिन हमेशा अगर उनकी सफाई करनी है तो सक्शन मशीन से करनी है। ठीक है। ठीक, अगर आप वैसे करेंगे तो सर्टनली आपको थोड़ा सा भी, 99% लोगों को लिटिल बिट एलर्जी तो हर बंदे को है। पुराने कपड़े झाड़ेंगे तो छींकें आ सकती, ऐसे ही है, बिल्कुल। पुराना आप जाए नमाज को झाड़ा तो छींकें आ सकती। आपने जितनी चीज़ें पॉसिबल हैं उनको अगर हॉट वाटर से गुजार देते हैं, लॉन्ड्री हॉट वाटर से कर दी, तो एलर्जी वाले जर्म्स तो आपने ख़त्म कर दी। ये एक्चुअली माइट्स हैं, MITES, ये बहुत 10-15 किस्म की है। ये आगे इसके ड्रॉपिंग्स, इसकी आगे स्किन हाईली एलर्जेनिक, ये पूरी दुनिया का मसला है। ठीक है। जिस भी कमरे में एरिएशन नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, प्योरीफायर नहीं है, वहाँ पे मैक्सिमम चांस है
हाउस डस्ट माइट का। ठीक। फिर ख़ास मौसम में जाके देखा होगा फूलों से, या जैसे इस्लामाबाद में मलबरी से हो रहा था। जी जी। ये वो चीज़ें नोन है, वो काफ़ी कम हैं, वो सीजनल हैं। वो जी। एक ख़ास सीज़न में जनवरी फरवरी में आम तौर पे ऐसी चीज़ें बहुत आम देखने में आती हैं। लेकिन अगेन घर में पेट्स होना, प्लीज़ अगर पेट्स रखने हैं तो अपने पेट्स वाले डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाएं, उसकी वैक्सीनेशन भी ज़रूर करें। एक छोटा सा पप्पी और कैट पूरे घर को समझें कि ख़राब कर देता है अगर आपने थोड़ी सी केयर नहीं की। बच्चे तो इंसान के बच्चे हों, दूसरे बच्चे हों, दे लुक सो क्यूट, वो और हमारे इंजॉयबल यहाँ है। तो ट्रेंड है कि आप आराम से उसको पकड़ भी रहे हैं, गोद में भी वो बिठा ब्यूटीफुल टॉय है, वो उसी तरह उनसे खेल रहे हैं, उन्हीं के साथ सो रहे हैं। बेड उनके जर्म से भरे पड़े। रहे हैं। ओहो। तो प्लीज़ इसकी एक्स्ट्रा केयर की गई। अव्वल तो अवॉइड करें, अगर ज़रूर रखना है तो कोशिश करें घर से बाहर रखें, सहन में रखें, उसको मिल लें, उसके बाद अच्छा सा हैंड वॉश करें, ताकि पेट से भी एलर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, उससे 100% बचा जा सकता है। सही। बच्चों में अगर इस मौसम में मुसलसल खांसी और फ्लू रहते तो उसके लिए क्या करना है? बच्चों में और बुज़ुर्ग लोगों में 60-70 से जो ज़्यादा हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ऑलरेडी हार्ट डिज़ीज़ या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, कफ की, टीबी की दवाई ली हुई है, उन लोगों ने बेइंतहा एहतियात करनी। अच्छा। देखें मिस, हमने कोविड के दिनों में बहुत कुछ सीखा। पूरी दुनिया ने, इंसानों ने इस कोविड के 2021, 22 में वैक्सीन से लेके हर चीज़ से सीखा। अगर हम बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेट करवाएंगे, इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन साल में बुज़ुर्गों को, बच्चों को, हर किसी ने लगवानी। ठीक है। वो जिनको एलर्जीज़ बहुत हैं, सांस के मसाइल हैं, वो भी लगवाएंगे तो उनका पूरा साल बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, हम गुजरेगा। ये समझते हैं ना कि बच्चों का वो जो हिफाजती टीकों का कोर्स है वो कंप्लीट हो गया तो अब वैक्सीनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बावजूद भी आपको करानी है? एग्जैक्टली। बच्चों की अगर डाइट बैलेंस नहीं है, आप समझे कि पूरी दुनिया में विटामिन डी की कमी है। बच्चों को तो विटामिन डी, डी मैक्स के ड्रॉप देने ही देने। ठीक है। और हर बच्चे, ये स्वाय उन लोगों के जिन्होंने 2 से 3 माह बीचेस पे स्किन ब्लॉक लगा के अच्छा टाइम गुजारा है, विटामिन डी इज सरप्लस अर्ली इन द मॉर्निंग। पहले 45 मिनट्स अगर आप सनलाइट में थोड़ी सी टी शर्ट पहन के, सो दैट मैक्सिमम कांटेक्ट ऑफ स्किन इज विद सनलाइट, आपने सन ब्लॉक लगा के घर में एक्सरसाइज की है, ये वो टाइम है जब आपने नमाज पढ़ी है उसके फ़ौरन बाद वाला, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद, कोई 5:30-6 बजे जब अच्छा सा सूरज अवेलेबल है। फर्स्ट 30 मिनट्स 45 मिनट्स आर द बेस्ट वे टू एनकाउंटर विद द सन, एंड दैट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। अदरवाइज एक नॉर्मल एडल्ट को 200,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी ज़रूर लेना है। बच्चों के लिए ड्रॉप ज़रूर लेने। पहले ख्याल ये था ये बॉडी को, स्केलेटन को ठीक रखते, आपकी पोस्चर, आपकी बोन, इनको नाम रखते। ये उनके लिए फ़र्ज़ है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। अब कोविड ने प्रूव किया कि इससे मुदाफ़त भी बढ़ती। अगर विटामिन डी इज स्काई हाई, योर मुदाफ़त, योर इम्यून सिस्टम इज प्लेइंग अ वाइटर रोल। इसलिए विटामिन डी आपने बिल्कुल नॉर्मल या अपर लिमिट में रखना, और ये हर माह 1 कैप्सूल एडल्ट को लेना चाहिए। साल में 1-2 दफ़ा 4 माह की शुगर और ये और थायराइड हार्मोन, तो हर बंदे को साल में 1 दफ़ा चेक कराना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इनकी डिस्पैरिटी बहुत है, डेफिशिएंसी बहुत है, इसलिए चेक करवाना ही बेस्ट वे, और गैस नहीं लगाना। डॉक्टर साहब, विटामिन डी का लेवल भी आइडियल बता दें कितना होना चाहिए, उसके बाद? आइडियली 40 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। और 100 से कम होना चाहिए। 100 से ऊपर ना जाए। और बच्चों में भी? बच्चों में भी ऑलमोस्ट यही है। ठीक हो गया है। तो ये आप ज़रूर देखें, बच्चों में, बड़ों में ये चीज़ें जो है ना वो आपको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि आप बीमार रहते हैं, लेथार्जिक रहते हैं, तो उसके पीछे यही चीज़ें होती हैं, शायद क्योंकि हम लोग कभी बॉदर ही नहीं करते टेस्ट कराएं, तो हमें पता भी नहीं चल सकती। ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, कुछ लोगों को अक्सर हमने देखा है मुसलसल डॉक्टर साहब उनको बलगम की शिकायत रहती है, इवन उसकी वजह से खांसी, बात भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते और समटाइम तो बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। सो क्या करना है उनको? नोज़ एक बहुत वाइटल रोल अदा करता है हमारे सांस लेने में। नोज़ और लंग्स, नाक सिर्फ हवा की गुजरगाह नहीं है, हवा को बिल्कुल साफ़ किया जाता है, यहाँ पे एयर कंडीशन किया जाता है और ऑप्टिमली जितने भी पार्टिकल हैं, जर्म्स हैं, उसको 95% क्लीन कर दिया जाता है। ग्रेट, ये अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है। जो शख्स प्रॉपर स्लीप लेगा 6 से 8 घंटे और सुबह उठे तो उसको दुनिया रेनबो की तरह, फ्लोरल खूबसूरत गार्डन की तरह नज़र आए, इट मीन्स कि स्लीप इज़ वेरी वेल। सोने से पहले प्लीज़ अपना फ़ोन किसी और कमरे में रखें। ये एक बीमारी है, ये हर घर की है, इसको दूर करना है, ठीक है ना, ताकि नींद डॉक्टर साहब हमें पास थोड़ा मजबूरी में इसलिए रखना पड़ता है, अलार्म लगाना होता है ना। जितने डिस्ट्रैक्टर हैं, नो डाउट, अग्री। डिस्ट्रैक्टर अपनी किसी चीज़ का शोर, क्वाइटनेस को, साइलेंस को जो ख़राब करता है, प्लीज़ इसको दूर रखें। इसके बाद जो लोग एक्सरसाइज करेंगे, 1 घंटा को ऐसा काम करें जिससे आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में चले जाएं, आप स्वेट कर जाएं, सांस चढ़ जाए, उससे स्टेमिना डेवलप होगा, उससे हमारी मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये नोज़ आहिस्ता आहिस्ता और खुलना शुरू हो जाएगा। अंदर एक टर्बिनेट्स लगे हुए हैं, दूध लगे हुए हैं, जो वक्त के साथ श्रिंक हो जाएगी। जैसे लोग जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं उनकी टमी बिल्कुल नज़र नहीं आती। द सेम इज़ ट्रू फॉर इनसाइड ऑफ द नोज़। जिनके भी एक्सरसाइज हो रही है, स्विमिंग हो रही है, उनके गुजरगाह हवा का रास्ता इज़ लाइक ए मोटरवे। जो बैठे रहते हैं उनकी नोज़ ऐसे ही है जैसे अनारकली का बाज़ार है, जहाँ गुजरने के लिए जगह नहीं है। तो उन बाज़ारों में फिर जरासीम तो होंगे जी, बिल्कुल। जो नाक बंद होगा वहाँ जरासीम रहेंगे। और बैठे रहना और डाइट ज़्यादा लेना, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट। एशिया का एक बड़ा मसला कार्ब्स है। हम रोटी, राइस, बेकरी के हाथ धो के पीछे पड़े हुए। हमें इसकी थोड़ी सी मिकदार कम करनी, हमें प्रोटीन थोड़ी सी ज़्यादा लेनी, वेजिटेबल बेतहाशा लेनी चाहिए, फल थोड़े थोड़े जितने दस्तयाब हैं। हाई फाइबर खाना सेहत को भी दुआम देता है, लाइफ को भी बढ़ाता है, डॉक्टरों से, अस्पतालों से भी बचाता है। इसलिए फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा, गोश्त हफ्ते में 1 दिन खाएं ज़रूर। एग बच्चों को सरप्लस दें, क्योंकि बच्चों की डिमांड बहुत होती है, बच्चों ने जल्दी जल्दी बड़े होना है जी। नोज़ और साइनस उन्हीं के ठीक रहेंगे जिनकी स्लीप बहुत अच्छी है, जो छोटी छोटी बात पे हाई क्राई नहीं करते, टाइप बी पर्सनैलिटीज़। सो प्लीज़ स्माइल करना, एक्सरसाइज करना और वार्म चीज़ें पीना। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि अर्बन एरिया, शहरी एरिया हमारी दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में मिट्टी धुएं से भरा पड़ा है। हम एक मोस्ट पोल्यूटेड जगह पे रह रहे हैं। उसका हल नोज़, गले को पानी से फ्लश करना है, उसका हल ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। 80% चीज़ें मानसून में भी वार्म होनी चाहिए। बिहेव लाइक चाइनीज़ एंड जापानीज़, कि हर थोड़ी देर बाद आप पानी के चंद सिप्स ले लें। बच्चों को सारा दिन दूध पीना, माओं ने सारा दिन दूध पीना, माओं पे दूध पीना फ़र्ज़ है। जैसे हमने विटामिन डी स्ट्रेस किया है, एम्फसाइज किया है, अकेले विटामिन डी का कख फ़ायदा नहीं है, कम फ़ायदा है अगर आप विटामिन डी के साथ कैल्शियम नहीं ले रहे। हम गोलियां खाने के मास्टर हैं। हर घर में एक छोटा सा मेडिकल स्टोर बना हुआ है और हर माँ और हर बाप एक छोटा सा डॉक्टर, इंजीनियर भी है। वो पहले चीज़ें ख़राब करते हैं, फिर जाके कहीं बिजली की चीज़ों में उंगली देना, हर काम को ख़राब करना। अपना काम से काम रखें। ये काम जो स्पेशलाइज्ड लोगों के ज़ुम्मे, उन्हीं के ज़ुम्मे रहने। तो प्लीज़ जिनको नज़ला ज़ुकाम रहता है, अगर तो मुश्किल रहता है तो इस उनके डेफिनेटली नोज़ ब्लॉक्ड, पार्टली पार्शली। दिन को नहीं है तो सोते हुए मुंह खोल के सांस लेते। अब स्नोरिंग पूरी दुनिया का एक बड़ा मसला है। एग्जैक्टली। इनमें वास्ट मेजॉरिटी वो लोग हैं जो रात को स्नोरिंग करते हैं। पूरी दुनिया में सेपरेशन और बहुत सारे मसाइल इसलिए होते हैं, खराटे लेना और ठीक ठाक खराटे लेना।
जिसमें एक बंदा सोता हो, पूरा घर वाला या एडजेसेंट अब लोग तो नहीं बच्चों सोते। में भी डॉक्टर साहब ये देख रहे हैं बड़ा नॉर्मल होता जा रहा है। अगर नोज़ बंद है या खराटे लेते हैं और दरमियान में झटके भी लगते हैं और बच्चों को अक्सर नाइटमेयर भी आते हैं, बच्चे से शेयर करें कि डिड यू सा समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें, तो प्लीज़ उस या तो वो डिजिटल मूवियाँ देख रहे हैं जिस पे हॉरर आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको बंद करें। बच्चा अगर स्माइलिंग करना है तो स्माइलिंग कॉमेडियन चीज़ें ही दिखाएं। उनको ये जो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर, उससे बंदा उड़ता हुआ, एक पता नहीं कौन सा मैन, स्पाइडर मैन के बाद बहुत सारे मैन, प्लीज़ डोंट डू इट। वी शुड बी ओनली जेंटलमैन, वी शुड बी ऑन आवर ओन समथिंग बेटर मैन, नॉट लाइक दैट। ये चीज़ें फिर बच्चे वो प्रैक्टिस करते हैं। वो बेड से देखें, उनको कहें जी मैट्रेस पे जाके कर लो, घास पे कर लो, छोटे छोटे बेड के ऊपर वो वही काम कर रहे हैं, जंप कर रहे होते हैं। तो बेबीज आर लाइक मंकीज, और बेबी विल फॉलो द फादर एंड मदर। वालिद और मदर को आइडियली मेंटोर बनना, जैसे वो आप अपने बच्चे को वज़ू करना सिखा दें, हाउ टू ब्लो द नोज़। पूरी दुनिया 4 साल पे बच्चे को कैसे नोज़ को फ्लश करना है, साइनस और नोज़ के मसाइल आधे हल कर दिए। आराम आराम से वज़ू करें, भागे जाते ना करें, टाइम लगाएं, आराम से पानी कैसे इनहेल करना है और 5 दफ़ा पानी एक्सहेल करना है। अगर आपने दोनों साइडों को बारी बारी किया, फादर ने अलहदा बच्चों को करवाया, मदर ने अलहदा बच्चों को करवाया, वो बच्चा आपका सारी उम्र के लिए जो वज़ू ठीक कर रहा है, मेडिटेशन ठीक कर रहा है, नमाज अच्छी सी पढ़ रहा है, वो आपके सारी उम्र के लिए 100 साल के लिए वो बच्चा आपका एक बरगद का दरख्त है। वो ये ब्यूटी फैल रही है, ये अच्छाई फैल रही है, इस पे हमने तवज्जो देनी है। डिजिटल बच्चा क्या देख रहा है, आप स्क्रीन टाइम फिक्स ज़रूर करें, लेकिन ये देखें कि उसमें दिखा क्या रहे। मदर फादर साथ बैठ के वो देख सकते हैं। अगर मदर फादर को भी वो चीज़ हजम नहीं हो रही तो प्लीज़ मिलके कोई नया टॉपिक डिसाइड करें जिससे हम एक स्माइलिंग सी पॉजिटिव प्रोग्रेसिव नेशन देखना चाह रहे हैं, ना कि ये कंफ्यूज्ड और प्लेइंग नेगेटिवली विद द सोशल मीडिया। हमने पिछले सालों में सोशल मीडिया को जितना मिसयूज़ मेरे पाकिस्तान में किया गया है, एक दूसरे को हूट करना, एक दूसरे को इंसल्ट करना, और हत्ता के बच्चों ने एक दूसरे के साथ स्कूलों में, कॉलेजेस में, क्लासमेट के साथ जो कुछ किया है, प्लीज़ ये, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमारे ला अगर एक दफ़ा 2-3 को पूरा ही एग्जाम्पल बना दे तो ऐसे नहीं होगा। हमारे तो देखिए, हम अपने ही स्ट्रॉन्ग अदारों को जिनकी वजह से हमारे मुल्क में ब्यूटी है, आर्मी है, सारे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, हैंड इन हैंड साथ खड़े होना है। अब नेगेटिवली बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, यू आर बिहेविंग लाइक एनिमी, बिल्कुल ये चीज़ें तो ना घर में अलाउड है, ना मोहल्ले में अलाउड है, और मुल्क के लिए तो बिल्कुल 1% भी अलाउड नहीं। अच्छी बात की है, इसके लिए पेरेंट्स को जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले करना है ताकि बच्चे भी खुद ब खुद आपको फॉलो करें। ब्रेक का कहा जा रहा है, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर राशिद ज़िया हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर की बात की, जिन लोगों को मुसलसल रेशा रहता है, कान में दर्द की उनको बहुत शिकायत रहती है, उनको क्या करना है? नोज और कान नाइसली कनेक्टेड है। नाक 7 सेंटीमीटर के बाद हलक शुरू हो जाती है जी, उसके बाद एक छोटा सा रास्ता अल्लाह मियां ने कान को हवा के लिए दिया हुआ। बाहर से हमारे कान के पर्दा लगा हुआ, उसके अंदर एक खाली जगह है, और वहाँ से नाक परमानेंटली मुस्तकिल हवा के छोटे छोटे जेट्स की सूरत में हवा जा रही है उसमें। एक्सरसाइज करने से ये बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा, माउंटेनस एरिया जाए या आप जहाज़ पे सफ़र करें, सख्ती से मना है कि अगर आपका नाक बंद है, एलर्जी का अटैक है, या जैसे आपने अभी कहा कि नाक में इन्फेक्शन रहता है, एयर ट्रैवलिंग कुड बी अ नाइटमेयर फॉर यू, कुड बी अ वेरी बैड इंसिडेंट। जहाज़ जब टेक ऑफ करेगा और लैंड करेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग एयर चेंज आती है। अगर वो ट्यूब, जिसको यूस्टेशियन ट्यूब, कान की ट्यूब कहते हैं, जो अंदर से नाक के पीछे हवा देती, वो बंद हो तो यू विल बी इन प्रॉब्लम। सो ऐसे लोग जिनके नाक बंद हैं, वो पहले नाक को स्टीम ले लें, वार्म चीज़ें ले लें, सफ़र के दौरान जूस ना लें, नोज़ ओपनर स्प्रे होते हैं वो ज़रूर करें, चेक इन के वक्त कर लें।
आपका कान बंद नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप मुस्तकिल ही एक्सरसाइज करते हैं, आप मुस्तकिल ही कोई एक्सरसाइज करते हैं, वार्म चीज़ें लेते हैं और आपकी नाक हमेशा खुली रहती है, अगर नाक मुस्तकिल बंद रहेगी तो बलगम, रेशा, जिसको केरा कहते हैं, बलगम में अक्सर लोग हॉक्स करते हैं। हमारे मेल तो बिल्कुल नहीं शर्माते हैं, फीमेल फिर भी ज़रा डिसेंट होती हैं, इसलिए दे डोंट डू इन पब्लिक। गला क्लियर करना, इस मीन कि उनको साइनस डिजीज़ है। बहुत कम को एलर्जी है, 10% को, 90% को साइनस डिजीज़ है, इसको केरा भी कह देते हैं। ठीक है। जो लोग बाइक पे ज़्यादा सफ़र करेंगे, पोल्यूशन को ज़्यादा, उनको और ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ 99 नहीं 100% ट्रीटेबल, ठीक है। बहुत सिंपल से एहतियातों से। डॉक्टर साहब कुछ ग़िज़ाएं भी हैं जो इसकी रीज़न बनती हैं? एग्जैक्टली जब आपको हो रहा है उन दिनों में आपने ये जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर लेवल बॉडी में हाई हो तो ये बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा। आप समझे 50% नॉन डायबिटिक्स, डायबिटीज़ के पेशेंट में साइनस फ्लैम से भरे हुए। ठीक है। जब भी उनके को सर्जरी करते हैं, नोज साइनस फ्लश करते हैं किसी वजह से, किसी मेडिकल रीजंस के लिए, ग्रीन थिक रेशा बरसों से वहाँ पड़ा होता है और वो उसी के साथ एडॉप्टेड होते हैं। मेडिकल का वर्ड एक्लिमेटाइज होते हैं। कुछ लोग उसी बाद आधे बंद नाक के साथ ही सारी लाइफ गुजार जाते हैं। अगर आपका बच्चा रात को मुंह खोल के सांस ले रहा है, छोटे छोटे झटके ले रहा है, बेड वेटिंग हो रही है, या कहता मामा मुझे तो ख्वाब में जिन आता था, डॉगी भागता है पीछे, फलां चीज़ होती है, इट मीन्स उसकी ऑक्सीजनेशन कुछ टाइम के लिए कंप्रोमाइज़ हो जाती है। ये वो लोग हैं जिनके आसानी से ट्रीट हो सकता है, स्टीम लेने से, एक्सरसाइज करने से, वार्म ड्रिंक्स लेने से, विटामिन डी ड्रॉप से, और वैक्सीन जब भी पीडियाट्रिक वाला डॉक्टर कहे, जैसे फ्लू वैक्सीन मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़रूर लगवाना चाहिए साल में एक दफ़ा। WHO तो कुछ सर्टन पेशेंट को साल में 2 दफ़ा कह रहा है। सर्दियों में तो इन पेशेंट के लिए बड़ी केयर होती है। एग्जैक्टली ये अगस्त और सितंबर के मिड में लग जाना चाहिए। ठीक है। और ये सारा साल आपके बच्चे का डॉक्टर साहब, ये आप टाइम जो बीच में डिफरेंस बता रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है? कुछ लोगों को लगता है सर्दियों में जाके ही ये इन्फ्लुएंजा की आपको वैक्सीन लगवानी है, सो आप तो काफ़ी पहले कह रहे हैं। हाँ, ये विंटर से जस्ट पहले लगनी चाहिए। ठीक है। विंटर के हर जगह पे विंटर डिफरेंट है जी। लेकिन हमारे इधर बेस्ट मौसम है कि आप अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में लगवा लें। ठीक हो गया। ताकि 2-4 हफ्ते में विंटर के इंटेंसिटी बढ़ने से पहले इम्यून सिस्टम आपका स्काई हाई हो चुका। ठीक हो गया। बच्चों और बड़ों सबको लगा? दोनों जिनको लगता है कि उनके लिए रिस्क। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल एक नया वैक्सीन सर्टिफाई करती है। उसका जेनेटिक मेकअप, एग्जैक्टली DNA क्या होगा, वो सारा सर्टिफाई होता है। वो ये मोस्टली डेवलप कंट्री से आ रहे हैं और ये एब्सोल्युटली पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। ग्रेट। अच्छा, अब जब कान में रेशा फील होता है, लोग कान में अपने कुछ डिफरेंट वो एयरबड्स वगैरह, ड्रॉप्स इवन डाल लिए, और फिर घर में अक्सर लोग कहते हैं अच्छा ड्रॉप्स ऑयल के डाल के ना कान के अंदर कॉटन रख लो, ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है। देखिए जी, उसकी ज़ाती चीज़ें हैं। हम वैसे भी हर बंदा पाकिस्तान में इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, तो वो तो गांव में भी यही हो रहा है। ऑलमाइटी अल्लाह ने कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर दी हैं ब्यूटीफुल, और फेस इंसान का मास्टरपीस ऑफ गॉड। ब्यूटी की अल्लाह मियाँ ने कहा मैं अपना बेस्ट क्रिएचर ये बना दी, और इंसानी फेस उसकी सबसे ज़्यादा बाकमाल शक्ल है। आँखों को, कानों को कुछ नहीं करना, स्वाय वाश करने के, कान को क्लीन करना है तो बाहर से करना है जितना टॉवल से होता है, अंदर से सफाई की मैडम बिल्कुल ज़रूरत नहीं। चलिए ये तो सुन लें आप। और कभी कभी आपको इचिंग हो, ड्राइनेस फील होती है, जैसे आप सर में मुख्तलिफ जगह पे ऑयल लगा सकते हैं। हमारे लोकली लोग मस्टर्ड ऑयल फ्रीली अवेलेबल है। इफ़ यू आर हैविंग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो मेडिकल साइंस यूजुअली स्ट्रेस अपॉन ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन। कान में फ्यू ड्रॉप्स डालना फोर्टनाइटली, मंथली अलाउड है। ठीक है। और वो जस्ट क्यू टिप से कॉटन बड को वेट करें, आउटर 1/3 पे आप जस्ट उसको ऑयली कर लें, जस्ट फोर्टनाइटली या महीने में 1 या 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। ऑयल वैसे डालना स्पेशली। डॉक्टर साहब अक्सर कहते हैं ना बच्चा नहीं सो रहा तो अच्छा इसके कानों में ऑयल डाल दो, इसके कानों में खारिश ना हो, सर नहीं, मेरे ख्याल में कुछ मिथ्स हमारी ठीक नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे बादाम खाएंगे नहीं,
बादाम का ऑयल निकाल के कान में ज़रूर डालेंगे, ये दिमाग में कहीं नहीं जा रहा, ये बड़ी थिक ऑयल होता है। प्लीज़ बादाम खाएं और डेली खाएं, वॉलनट भी खाएं, लेकिन कान में ना डालें, ये थिक ऑयल है, ये डिजीज़ पैदा करेगा। इसलिए बहुत थिन ऑयल चाहिए जो वहाँ पे चंद मिनटों के बाद मिनिमाइज हो जाए। अच्छा, कुछ चीज़ें ना क्योंकि हम अपने बचपन में देखते थे तो वो चीज़ें आई डोंट नो इफेक्टिव हैं या नहीं है। अब गला दर्द हो रहा है तो अच्छी तरह तेल का मसाज करवा लें, गला अगर आपका उससे वेन सख्त हो रही हैं, अभी बड़े कहते होते थे, तो कभी आप क्या कहना चाहेंगे अगर गला मुसलसल ख़राब आपका रह रहा है या रेशा वगैरह, तो आप ऐसे मसाज करा सकते हैं? गला जब भी ख़राब हो तो फौरी तौर पे आप उस पे ना कोई चीज़ें वार्म लेनी शुरू कर दें। ठीक है। और वार्म पानी से कुल्ली कर लें, वार्म चीज़ें पीना दी बेस्ट आइडिया है। ठीक है। लेकिन प्लीज़ इन्फेक्शन वाली जगह को लिम्फ नोड बना है, गिल्टी बनी है, सोज हो रही है या गले में दर्द हो रही है, इन्फेक्शन का डर है, तो उस जगह पे हरगिज़ मसाज नहीं करें। ठीक है। वरना इन्फेक्शन फैलेगी। ठीक है। लोग तो गले के अंदर भी कुछ लगाते हैं, तो प्लीज़ स्वाय गागल करने के, रिंस करने के, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपको प्रॉपर मेडिसिन लेनी चाहिए जो 1 या 2 दिन में उसको ठीक कर लेती है। वार्म गार्गल लेने चाहिए। सिंपल सोर थ्रोट, सिंपल फ्लू, कॉमन कोल्ड जिसको कहते हैं, उसके लिए हरगिज़ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। सिंपल टिप्स हैं कि आप अपनी प्रोटीन डाइट बढ़ा दें। ठीक है। जिसको हम सूप, एग, फिश, गोश्त, हर किस्म का, हर वो चीज़ जो आपको अच्छी लगती है और वार्म। ठीक है। हॉट मिल्क हो सकता है, हॉट मिल्क की बनी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। इससे आप फौरी तौर पे ठीक हो जाएंगे, प्रोवाइडेड यू टेक लिटिल रेस्ट। एक्यूट वायरल इन्फेक्शन में रेस्ट करनी है। ठीक है। क्रॉनिक में आपने डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर एंटीबायोटिक लेनी है। वो 5 दिन भी हो सकती है, 7 दिन भी, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी। ठीक। वो ये जो मालिश करनी है, इससे कई दफ़ा बॉडी में इन्फेक्शन चली जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास टाइम कम है। अच्छा, कुछ एक आपकी स्पेसिफिक एज की वजह से आवाज़ में चेंजिंग आती है, कुछ लोगों की ओबेसिटी की वजह से भी आवाज़ चेंज होती है, सो इसके लिए कोई अगर आप रेमेडी या कोई सजेशन देना चाहें? ये 2 बातें, अगर आवाज़ कभी भी आपकी हस्की हो, होर्स हो, बैठ जाए, एक तो ये आपने अपनी किसी पार्टी के लिए नारे लगाए हैं या आपने शादी अटेंड की, हाँ, या आपने घर में कोई मस्ती की, रात जागने की वजह से हाँ, भी कुछ लोगों को ये, वो एक नॉर्मल है। ठीक है। उसमें आप स्माइल करें, 1-2 दिन रेस्ट करें, वार्म चीज़ें लें, पानी बहुत पिएं, मैक्सिमम करना तो एक पैरासीटामोल या एडवेल या ब्रूफन की छोटी टैबलेट ले लें, यू विल बी फाइन विद इन नो टाइम। ओके। एक है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा होर्स है और ठीक ही नहीं हो रही, और आप स्मोकर भी हैं, आप मेल हैं, एज भी आपकी 40, 50, 60 की ब्रैकेट में है, प्लीज़ इमीडिएटली चेक करें। ये एक बहुत बुरी बीमारी, जड़ों वाली रसौली, जिसको कैंसर तक बोलते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्ट ऑफ द बैड स्टोरी इज़ देयर। तो प्लीज़ आवाज़ अगर आपकी आवाज़ बैठे तो सबसे पहला सिग्नल ये एम्बुलेंस वॉइस है, ये सीरियस वॉइस है स्मोकर में, क्रॉनिक में, जिसने 5-10 साल ये नेकी एंजॉय की है, उसके लिए चांसेस मैक्सिमम है। प्लीज़ अगर ऐसे है, नो डाउट कि LPR में भी हो जाता है, गर्ड में भी हो जाता है, रिफ्लक्स में भी हो जाता है, लेकिन फ़ौरन अपना गला किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। ठीक है। उसमें क्या है, ब्यूटी है कि निप द इविल इन द बड। उस वक्त ये बीमारी कोई भी है, कैंसर भी है, तो काबिले इलाज है 99.9%। ठीक है। लेकिन ये अगर काफ़ी हफ्तों बाद स्टेज 1 से 2 में चला गया तो रिज़ल्ट फिर 90% हो जाएंगे, 4 पे ये 50% हो जाएंगे। और हमारी दुनिया में डिज़ीज़ हमेशा लेट डायग्नोज होती है, अर्ली डायग्नोसिस ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसलिए आवाज़ का बैठना बहुत बुरा है। एक छोटी सी बीमारी 12 साल की एज पे आती है, उसकी हम बात कर दें, प्यूबरफोनिया। छोटा बच्चा जब 8 से 12 साल के दरमियान में होता है तो मेल की वॉइस थोड़ी सी हैवी हो जाती है, फीमेल की वॉइस में क्यूटनेस है, शार्पनेस है, बिकॉज ऑफ ऑलमाइटीज ब्यूटी। इसको हम कहते हैं कि उनके वोकल कॉर्ड छोटे होते हैं। ठीक है। मेल का क्योंकि एडम्स एप्पल बहुत प्रोमिनेंट होता है, वोकल कॉर्ड लंबे होते हैं। मेल की वॉइस को सिंपल टू अंडरस्टैंड, बफ, रफ एंड टफ। मेल की आवाज़ में एक डिफरेंट,
फीमेल की वॉइस में एक ब्यूटी है, शार्पनेस है, स्क्वीकी है, श्रीली है, वो डिफरेंट वॉइस है। अगर उस वक्त मेल बॉय की, मेल की उसकी आवाज़ फीमेल जैसी है, वो जब भी किसी को फ़ोन करता है, 14 साल का बच्चा, 18 साल का, वो उसको लड़की समझ के बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों बच्चों वाली आवाज़। इसको कहते हैं प्यूबरफोनिया। हाँ जी। ये फ़ौरन किसी ENT के डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो अंदर वोकल कॉर्ड देख ले, देखिए कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो रही। ठीक है। उस स्टेज पे सिंपल स्पीच थेरेपी से, सिंपल गाइडेंस से ये बच्चे की आवाज़ ट्रांसफॉर्म की जा सकती है मेल जेंडर की तरह। यस, दैट्स पॉसिबल। चलें जी, ये तो हम अक्सर इन चीज़ों को नज़रअंदाज भी करते थे, लेकिन इसके लिए भी डॉक्टर साहब ने बता दिया क्या करना। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। हम बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं। तो आज सालगिरह है सदाकत अली की, मोहम्मद बिन अली की, मोहम्मद शावेज, अजहर हुसैन आवान, कैसर की बर्थडे है, अमजद की बर्थडे है, उस्मान अली और महमूद साहब। जी आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अभी हम जा रहे हैं जी ब्रेक की तरफ। हेडलाइंस आप जानिए, उसके बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, ये होता ही है कि मानसून का मौसम है, सो जब आप बहुत ज़्यादा खा लें तब भी प्रॉब्लम होती है, ना खाएं तब भी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को आप कुछ दे दें तो वॉमिटिंग वगैरह बार बार आ रही होती है। हमें खाने में जो है ना वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। पोर्शन कंट्रोल कितना मैटर करता है। ये मौसम बार बार जब कुछ खाना खाए तो कुछ लोगों को पेट में दर्द की शिकायत रहती है। सो इस पर हम आपकी हेल्प करने वाले हैं जी। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं ईशल साकिब। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ईशल। थैंक यू सो मच। बहुत प्रॉब्लम होती है इस वेदर में कि आप थोड़ा सा भी कुछ खा लें बार बार पेट में दर्द होती है। सो उसके लिए क्या करना है आपको?
अच्छा, जनरली क्या होता है मॉनसून में, क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि बारिश होती है, एपेटाइट बढ़ जाती है। बारिश में ये होता है कि आपका दिल करता है फ्राइड स्टफ, स्पाइसी स्टफ ज़्यादा खाएं, तो आपको उसकी वजह से स्टमक और गैस्ट्रिक इश्यूज ज़्यादा आते हैं। उसमें 3 तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक ब्लोटिंग हो जाती है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी और गैसी फूड खा रहे होते हैं, जनरली फ्राइड होता है इस वजह से। सेकेंड चीज़ होती है एसिडिटी, क्योंकि हम लोग इस तरह का हाई शुगर और हाई फैट फूड खा रहे होते हैं तो एसिडिटी का प्रॉब्लम भी आ जाता है। तीसरी चीज़ है कॉन्स्टिपेशन। ये होता है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें ट्रिगर करती हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता उनको किन चीज़ों से उनकी कॉन्स्टिपेशन ट्रिगर हो रही है, वो लेते रहते हैं। वाटर इनटेक कम होता है क्योंकि मौसम ऑलरेडी अच्छा होता है। हमें जनरली हम पानी इसलिए नहीं पी रहे होते क्योंकि नीडेड होता है, हम तब पीते हैं जब हम बहुत थर्स्टी फील कर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो हैं वो डिहाइड्रेटेड भी हो जाते हैं। मेरे पानी बारिश हो रही होती है तो आपको तो बल्कि ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना चाहिए क्योंकि ह्यूमिडिटी भी हो जाती है साथ ही। प्लस फोर्थ एलिमेंट है डायरिया, क्योंकि सारे एक गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, ये किसी में कोई ट्रिगर हो जाता है, किसी इंसान में कोई इशू ट्रिगर हो जाता है। अच्छा, होता क्यों है बेसिकली, क्योंकि जब एयर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होती है तो हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड है वो सिक्रेशन बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो जो फूड जब हम खा रहे होते हैं उसकी डाइजेशन का टाइम बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से फिर इस तरह के इश्यूज ओरिजिनेट होते हैं। अब इनके सॉल्यूशंस जो होते हैं बहुत सिंपल हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, वेल हाइड्रेटेड रहें, एटलीस्ट 8 to 12 ग्लास ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट आप कंज्यूम करें। सेकेंड चीज़ जो है वो ये है कि आपने फैटी फूड नहीं खाना। आप कोशिश करें कि जिस तरह हम पकौड़े खाते हैं, अगर आपका बहुत दिल करे, बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी चीज़ फूड को क्विट नहीं कर सकते, तो आप उसे एयर फ्राई कर लें या शैलो फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा बेसन का कंटेंट उसमें मत डालें। जो ग्राम फ्लावर होता है बेसन, वो भी फिर आपको डिहाइड्रेशन कॉज करता है। आप उसमें वेजिटेबल्स का कंटेंट बढ़ा लें, उसका हेल्दियर वर्जन बना लें। इसी तरह ही बहुत सारे लोगों को क्रेविंग होती है समोसों की या इस टाइप की चीज़ों की, तो उसमें भी ये है कि बहुत सारे अब तो सैंडविच मेकर्स में समोसे बन जाते हैं, उसको आप क्रिस्प कर लें, एयर फ्राइड्स में कर लें, अगेन शैलो फ्राई कर लें। तो बहुत सारी चीज़ें से हम डीप फ्राइड चिकन खाते हैं, उसकी बजाय आप स्टीम चिकन खा लें। आप अपने वेदर को भी इंजॉय करें, प्लस अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। और उसके अलावा आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा सॉसी चीज़ें नहीं खाएं। जो सॉसेज होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट का कंटेंट होता है। वो जब चीज़ें लेंगे तो वो ट्रिगर हो जाता है हमारे गैस्ट्रिक इश्यूज़, स्पेशली जो है ना हमारा एसिड रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा हो रहा है और रिफ्लक्स हो रहा है और आपकी चीज़ें खा चुके हैं, तो उसके बाद का एक सोल्यूशन ये होता है कि मेलन्स, जिससे खरबूजा कहते हैं, वो आप खाएं। वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, बिकॉज वो एल्कलाइन है नेचर में। और भी बहुत सारे फ्रूट्स एल्कलाइन होते हैं, लेकिन जो इस मौसम में ज़्यादा अवेलेबल है मैं वो आपको मेंशन करूँगी। प्लस एक बनाना है, वो हर मौसम में अवेलेबल है, वो आप खाएं। उसमें ये होता है कि वो भी अल्कलाइन है, वो अगर आपको गैस्ट्रिक एसिड फील हो रहा है तो आपको फ़ौरन से रिलीफ मिल जाएगा सिम्टम्स को। एल्कलाइन फूड्स को हमने प्रमोट करना है इस मौसम में। थर्ड चीज़ जो है वो वाटरमेलन है, वो भी अवेलेबल है। प्लस अब हनी ड्यू आ गया है, गर्मा जिसे कहते हैं, गर्मा भी आ गया है। तो ये सब चीज़ें आपको सूद करेंगी, एल्कलाइन है नेचर में। स्ट्रॉबेरीज भी बहुत अच्छी हैं, इस मौसम में है नहीं, लेकिन अगर आपके पास फ्रोज़न है या फिर आपने अच्छे मौसम में फ्रीज़ कर ली हुई थी, उसका आप स्मूदी बना के पी लें, वो फ़ौरन से रिलीफ देगा सिम्टम्स को। 2 ऐसी और चीज़ें हैं जो आपके सिम्टम्स को बहुत रिलीफ देंगी, बहुत आपको ईज डाउन करेंगी सिम्टम्स को। उसमें एक है टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और वो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फ़ौरन से रिलीफ देने में हेल्प करता है। प्लस एक और चीज़ है, दिस इज़ अ नो ब्रेनर, जो जिंजर होता है ना, वो अगर आपको हार्ट बर्न हो रहा है, अगर आपको इंडाइजेशन हो रही है, आप जिंजर एल कहते हैं, यानी जिंजर को ग्रेट करके उसको अच्छे तरीके से उसको पानी में उबाल के, सो दैट सारा एसेंस पानी के अंदर आ जाए, देन उसको स्ट्रेन करके अगर आप पी लेते हैं तो जिंजर एल बन जाता है। तो वो बहुत अच्छा है। एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लस एंटी ऑक्सीडेंट भी है। तो एंटी ऑक्सीडेंट रिच फूड जो है वो हमें कैंसर की प्रिवेंशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये सब चीज़ें अपनी डाइट में रखें। जिंजर स्पेशली अगर कोई भी सिम्टम्स इस तरह के हो रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न होता है, रात को नींद भी नहीं आ रही होती है टाइम उसकी वजह से, तो उसमें जिंजर एल बहुत हेल्प करता है। प्लस अगर किसी को फीवर हो जाता है या कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि आपको इंडाइजेशन, जनरली लोगों का स्टमक अपसेट होता है तो फ़ौरन उनको बुखार भी हो जाता है। हर किसी की इम्यूनिटी लेवल डिफरेंट होता है, तो एक इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी आप जो है अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये नहीं कि खानों में बहुत डालें, लेकिन अगर आपको हो रहा है तो जिंजर एल दिन में 2 दफ़ा आप पी सकते हैं। यानी जिन लोगों को मुसलसल स्टमक का पेन प्रॉब्लम होता है, स्टमक खाना हजम नहीं होता, ब्लॉटिंग होती है, बर्ब्स आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। प्लस एक और कहवा कह लें या फिर आप कह लें कि एल कह लें, व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट, उसमें ये होता है कि आप मिंट यानी पुदीने के पत्ते डालें, थोड़ी सी अजवाइन वो डालें और उसके अंदर फेनल सीड्स यानी सौंफ डालें।
वो आप उसका कहवा बना के पिएं अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, स्पेशली एसिडिटी के और गैस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने ये कहवा पीना है। ये भी आप पी सकते हैं दिन में 2 से 3 दफ़ा, दैट एक्चुअली हेल्प्स और इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इस गर्मी के मौसम में मिंट लीफ से बेटर कोई चीज़ नहीं है। प्लस अगर किसी को बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, जैसा किसी को हो गया है, हम कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का इशू आ गया है इस मौसम में, तो या वो हाई फाइबर चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इनफैक्ट सब लोग जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली डाइजेशन के प्रोसेस को ईजियर बना देता है अगर आपके बॉडी में फ़ाइबर ज़्यादा हो, और फाइबर ये कि एनर्जी भी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आपने हाई फाइबर फूड लेना है, जिसमें अगर आप नॉर्मल वाइट राइस ले रहे हैं तो इन पर्टिकुलर डेज़ में आप ब्राउन राइस पे शिफ्ट कर जाएं, दैट इज़ रेडीली अवेलेबल। और क्योंकि उसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है और ये होता है कि वो च्यू करने में भी आपको ज़रा टाइम लगता है, तो जितनी च्यूइंग होगी उतना ज़्यादा आपको स्टमक को टाइम मिलेगा डाइजेस्ट करने में। वो थोड़ा ज़रा ग्रेनी सा होता है तो दैट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट एज वेल। प्लस उसके अलावा जो है होल व्हीट ब्रेड्स और होल व्हीट फ्लावर की बनी हुई चीज़ें, यानी कि जो आटा है चक्की का आटा, उसकी रोटी खाएं, प्लस होल व्हीट ब्रेड लें। आप स्पेसिफिकली जनरली हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मल वाइट ब्रेड खा रहे होते हैं घरों में, तो वैसे भी नॉर्मल डेज़ में भी होल व्हीट ब्रेड रिकमेंड की जाती है, लेकिन जब आपको गैस्ट्रिक एसिड या इस तरह के प्रॉब्लम्स स्टमक रिलेटेड हो रहे होते हैं तो फिर आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप होल व्हीट ब्रेड लें। उसके अलावा आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अच्छा, ये कि स्ट्यूज़ जिसे कहते हैं या सूप्स जिन्हें कहते हैं। अच्छा, अब फ्रूट्स कौन कौन से लेने और किस तरह से लेने वो मैं आपसे पूछूंगी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। जी, हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। वेलकम बैक। सो हम बात कर रहे हैं कि मॉनसून में पेट मुसलसल ख़राब हो जाता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि अगर वाटरमेलन या मेलन लेंगे उससे भी पेट ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा खाने से, या उसके बाद आपने पानी पी लिया या कोई ऐसी चीज़ ले ली लिक्विड, तो इस पे क्या करना है हमें? अच्छा, वाटरमेलन में इस तरह की ये सारी मिथ्स हैं कि वाटरमेलन के बाद पानी कंजम्पशन। पहली बात है, आप जब इतना वाटर बेस्ड फ्रूट खा रहे होते हैं तो उस पर आपको प्यास नहीं लगती। अगर आपने इसका कंटेंट अप्रोप्रिएट ले लिया है तो आपको प्यास नहीं लगती। जो हम लोगों को होता है ना, डायरिया के इश्यूज होते हैं, या फिर जो हम कहते हैं कि हमें फ़ौरन से वो खाया है तो डायरिया हो गया, तो वो क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से होता है, वो कभी भी वाटरमेलन की वजह से नहीं होता। बल्कि आई गेस आपके ही प्लेटफॉर्म पे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वाटरमेलन और इसकी सारी मिथ्स जो है। तो वाटरमेलन के साथ पानी इसका कंप्लीट में, तो उससे कुछ भी नहीं होता। आप मॉनसून में भी आप ले सकते हैं, कोई आप ले सकते हैं, बिल्कुल, इट्स नॉट एन इशू। बल्कि आप देखें वाटरमेलन जूसेस सब लोग कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। जूस में फाइबर इंक्लूड करके, यानी उसको स्मूदी में ब्लेंड करके मिक्सचर में, तो वो जो है दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। तो वो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हाइड्रेटेड फील करवाएगा। ये मिथ्स हैं जो शायद चलती आ रही हैं और शायद अब इस जनरेशन में आकर ब्रेक हो जानी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन में हम पास ऑन नहीं करनी चाहिए। जैसा एक बहुत कॉमन मिथ है कि मछली के साथ नहीं लेना चाहिए दूध। हाँ, दूध नहीं तो लेना वो चाहिए, वेराइज कुछ भी नहीं लेना होता, चाहिए, वाइट चीज़ कोई नहीं हाँ लेनी एग्जैक्टली, चाहिए। इट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। तो वो सब कुछ आप ले सकते हैं, दैट इज़ फाइन। अच्छा, सम टाइम हम देखते हैं कि फ्रिज का पड़ा हुआ खाना भी ना इस मौसम में आपके पेट खराब होने की वजह बनता है। आजकल लाइट इतनी देर जा रही है, सो आप समझते हैं रात को हमने खाना रखा है तो अगर अगले दिन हम खा लेंगे, बट वो हम ये नहीं देखते हैं कि शायद वेदर कंडीशन ऐसी है, सारा दिन लाइट गई रही तो आपके फ्रिज में पड़ा खाना खराब हो गया। क्या ये भी रीज़न बन जाती है आपका पेट मुसलसल? अच्छा, बिल्कुल इस तरह ही है। बहुत सारी कंडीशंस में इस तरह होता है कि जब फूड स्पॉइलिंग होती है तो हम लोगों को पता लग जाता है स्मेल से, लेकिन एट टाइम्स होता है ये कि बैड ऑर्डर बाद में आता है और हम पहले कंज्यूम कर चुके होते हैं उस चीज़ को। जब आप रखते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए शेल्फ पे आफ्टर हैविंग मील, तो आपको रियलाइज होता है इससे तो स्मेल आ रही है। एंड देन एक साइकोलॉजिकल भी होता है कि आपको लगने लग जाता है कि हमें अब स्टमक डिस्टर्ब हो गया, और जनरली साइकोलॉजिकली हो भी जाता है। Exactly. तो अगर आप इस तरह कोई स्पॉइल्ड फूड है तो पहली बात है डेली बेसिस पे मील प्रेप करें। अगर आप जो है आपने फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ वर्किंग लेडी और अ वर्किंग मैन एंड यू कैन नॉट कुक ऑन रेगुलर बेसिस, तो आप फिर फूड को फ्रिज के बजाय फ्रीजर वाले पोर्शन में पहले थोड़ी देर रखें सो दैट वो ठंडा हो जाए। या फ्रिज में भी कुछ इस तरह का पोर्शन होता है, यू नो, जब वॉल के साथ बिल्कुल लगा के रख दें, या एयर टाइट कंटेनर्स में रखें। पहली तो बात है खाना गरम गरम फ्रिज में नहीं रखना, वो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी कर सकता है। आपने उसे अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है, फिर आपने उसे रेफ्रिजरेट करना है और वो प्रॉब्लम नहीं कॉज करता। सेकंड चीज़ एक बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिस भी चीज़ में पानी का कंटेंट होगा उसके स्पॉइल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। आपने देखा होगा कि एक फ्रूट, एक मैंगो है पूरा, आप कट करके रखते हैं शेल्फ पे और आप 1 घंटा 2 घंटा गर्मी में रख देते हैं तो वो ख़राब होने लग जाता है, और अगर आप पूरा दिन रखें तो वो अजीब सी स्मेल आ जाती है। वेयरएज़ ड्राइड मैंगो या ड्राइड कीवी या ड्राइड स्ट्रॉबेरी जो बहुत रेडीली अवेलेबल मार्केट में, अगर आप वो रखते हैं शेल्फ पे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। वो बल्कि रखते ही आप शेल्फ में, जार्स में, रूम्स में रखते हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि एक में मॉइस्चर है, जो मैंगो आपने खुद काट के रखा है उसमें मॉइस्चर है, उसमें स्पॉइल होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
जो आपने ड्राइड फॉर्म में रखा है ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, उसमें से पानी निकल गया, अब वो स्पॉइल नहीं हो रहा, वो प्रिजर्व हो गया। तो ये भी एक प्रिजर्वेशन टेक्निक है। तो इसी तरह ही पानी का कंटेंट जिन चीज़ों में है उनके स्पॉइल होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। प्लस अगर एयर में भी ह्यूमिडिटी है तो फिर और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो उनको आपने प्रॉपरली रेफ्रिजरेट करना है। अगर तो आपका फ्रिज वगैरह जनरली ये होता है कि हमें प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होती, सही काम कर रहा होता है, तो आप रख सकते हैं। आप खाना जो है वो मील प्रेप करें, 3 डेज़ की इकट्ठी कर लें, आप उसको रख लें, वो ख़राब नहीं होगा। अगर आपको फील हो रहा है कि वो थोड़ा आप रेफ्रिजरेटर में प्रॉब्लम है तो आप डेली खाना फ्रेश बनाएं, बिकॉज नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ओन हेल्थ। आप वो हेल्थ को उसको कॉम्बैट करने के लिए टाइम को फिर आप इतना वो आपको बिल्कुल वो आप बेड रिडन हो जाते हैं जब आपको स्टमक इश्यूज़ हो स्पेशली, और जब वॉमिट्स आने लग जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली खाना जब आप इस तरह खाएंगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे, स्पेशली वॉमिट आएगी, और वॉमिट के साथ एट टाइम्स डायरिया भी हो जाता है। तो आपको समझ नहीं आ रही तो इतना ज़्यादा वाटर लॉस और फ्लूइड लॉस हो जाता है कि एनर्जी ऑलरेडी ड्रेन होती है। तो उसके लिए यही है कि आप डेली फ्रेश फूड प्रिपेयर करें, स्पेशली गर्मी में, स्पेशली ह्यूमिडिटी में। और जिस तरह मैंने बताया कि ऑयली और फैटी फूड बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, कोशिश करें जितना सिंपल और जो है हाई फाइबर फूड हो उतना ही। अब जिनका पेट मुसलसल खराब रहता है उनको आजकल के मौसम में कौन कौन सी अपनी खुराक में से चीज़ें तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देनी है? अच्छा, एलिमिनेट करने के बजाय आई विल टेल यू कि क्या चीज़ें ज़्यादा इंकॉर्पोरेट करनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों का डायरिया इश्यूज रहते हैं, पहली बात है डायरिया बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो तो दैट कैन बी अनदर प्रॉब्लम। वो फिर आप अपने जो हैं आप कंप्लीट चेकअप करवाएं एंड दैट नीड्स टू बी चेक। लेकिन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को डायरिया हो गया है और वो 2-3 दिन से है और आपको फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लूज टूल्स हैं, तो 5 इस तरह की चीज़ें जिसे हम ब्रैटी डाइट कहते हैं, जिसमें पहली चीज़ है ब्रेड। अच्छा, जनरली लोगों को हम रिकमेंड करते हैं होल व्हीट ब्रेड, लेकिन जिनको डायरिया होता है उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आपने होल व्हीट ब्रेड नहीं खानी, आपने वाइट ब्रेड खानी है जो कि ईजियर टू डाइजेस्ट है अभी आपकी कंडीशन में। प्लस आपने योगर्ट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करना होता है, तो आपने दूध नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं पीनी, योगर्ट लेना है। योगर्ट लेने की वजह ये क्योंकि वो प्रोसेस हो चुका है, उसमें फर्मेंटेशन हो गई हुई है, उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं और दैट इज़ गुड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की भी 2 टाइप्स होती हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ अगर गंदी हो तो वो हमारे स्टमक को ट्रिगर कर सकती है, अगर योगर्ट की फॉर्म में तो दैट इज़ वेरी गुड, प्रोबायोटिक है, इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा आपकी, तो आपने योगर्ट कंज्यूम करना है। थर्ड जो उसमें चीज़ है दैट इज़ वाइट राइस। हम जनरली कहते हैं ब्राउन राइस लें या हाई फाइबर चीज़ें लें। डायरिया के पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं कि आपने वाइट राइस लेना है, बिकॉज अगेन दैट इज़ ईजियर ऑन द स्टमक। फोर्थ जो उसमें चीज़ आ रही थी दैट इज़ बनाना। तो बनाना जो है वो बहुत अच्छा एजेंट है। अगर किसी को बहुत स्टूल्स आ रहे हैं ना, अगर आप एक बनाना खा के देखें, आपका उसी वक्त स्टूल हार्ड होने लग जाएगा। आप उसी वक्त 2 बनानास खा लें तो आपको फील होगा कि अच्छा, अब जो स्टमक में जो प्रॉब्लम हो रहा था, ये जो पेन हो रही थी बहुत ज़्यादा, वो कम होगी, बिकॉज बनाना फ़ौरन से सूद कर देता है, डायरिया के सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा ईज आउट करते हैं। और थर्ड जो लास्ट जो चीज़ है दैट इज़ एप्पल सॉस। वो जनरली आप एप्पल को ग्रेट करके बना लेते हैं, दैट इज़ ईजियर एज वेल ऑन स्टमक। उसमें आपने उसकी पील रिमूव कर देनी है, बिकॉज पील जो है उसमें फाइबर होते हैं। हाई फाइबर चीज़ें हम डायरिया के पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करते। तो ये 5 चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें। चाय कॉफ़ी छोड़ दें, रोटी जो नॉर्मल है वो छोड़ दें, अभी आप चावलों का इस्तेमाल करेंगे और अभी आप बनाना का इस्तेमाल करेंगे, ये सब मील्स लेंगे, विद इन 2 डेज आपका स्टमक इतना नॉर्मल हो जाएगा दैट विल बी एबल टू ईट एवरीथिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हम देखते हैं मौसम अच्छा हुआ है बाहर खाना खाने चले गए, फास्ट फूड, आप बारबेक्यू वगैरह, क्या ये भी पेट खराब होने की वजह बनती है? बिल्कुल इस तरह ये जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और फैटी फूड है इससे पेट खराब हो सकता है। अच्छा, उसमें भी ये डिपेंड करता है। देखिए, हम फैटी फूड जनरली क्या होता है कि हमारा जब दिल करता है बर्गर्स हम घर पे भी बना लेते हैं, तो यू हैव टू चूज़ द रेस्टोरेंट वेरी वाइजली, बिकॉज हम आपको मना नहीं कर सकते कि आप बाहर से ना खाएं, बिकॉज ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट का सोर्स एटलीस्ट पाकिस्तान में एक ही है, दैट इज़ फूड। आप बाहर जाके खाना खा लेते तो यू फील फ्रेश। तो उसमें ये होता है कि आप रेस्टोरेंट्स को अच्छा वाइजली चूज़ करें जिसकी रेपुटेशन अच्छी है। अच्छा, लास्ट डेज में एक लेडी थी आयशा मुमताज़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके होते हुए बहुत रेगुलेट हो गया था सब कुछ। अभी भी अब आपको इतनी क्लियर पिक्चर, लोगों को इतना है पता कि अब इस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ट्रिगर नहीं होगा। तो आप इस मौसम में स्पेशली उस रेस्टोरेंट में जाएं जहां आपको पता है यहाँ से लास्ट टाइम खा के मेरी तबीयत नहीं खराब हुई थी। नहीं तो जिनका सेंसिटिव स्टमक होता है वो एक दफ़ा भी खा लें, चाहे किसी भी मौसम में खाएं। अगर हल्का सा भी क्रॉस कंटेमिनेशन या डर्टी हैंड्स यूज़ हुए या फिर हाइजीन प्रैक्टिसेस नहीं प्रॉपर्ली फॉलो हुई, उनका स्टमक ट्रिगर हो जाता है, प्रॉब्लम्स ट्रिगर हो जाते हैं। तो फिर आप सेफ एंड साउंड जो है ऑप्शंस को ऑप्ट करें, अच्छी जगहों से खाना खाएं। और वो जो बाहर खुले खाने हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खाने, क्योंकि उससे मुसलसल ये शिकायत होती है कि आपका पेट खराब हो जाता है। कहवे 1-2 हमें रिकमेंड कर दें कि अगर पेट खराब है, अगर मुसलसल दिल खराब हो रहा है, खाना खाते ही आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि दिल खराब हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना है? वैसे एक दो तो आपने जिक्र कर दिया। बिल्कुल।
अच्छा, सबसे पहले जो मैंने एक मेंशन किया था जिंजर, जो है उसके तरीका ये होता है कि उसको ग्रेट कर लें। अच्छा, नॉर्मली लोग पता है क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट पीस पानी में डाल देते हैं। नहीं, उसका उसमें आप देखिए वो इतना डेंस होता है कि वो पानी में आप उसको अगर फुल बॉईल करने के बाद भी कट करेंगे तो अंदर से वो फिर भी जूसी और सकुलेंट होगा। तो उसमें ये कि आप उसे अच्छे से ग्रेट करेंगे तो उसकी ज़्यादा पानी में उसका एल आएगा। तो जिंजर एल आपने लेना है। दूसरी चीज़ है कि पुदीना जो है उसका कहवा आपने बना के पीना है, जिसे पेपरमिंट टी भी कह सकते हैं। हर तरह की टीज़ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं जब आपको डायरिया वगैरह हो, लेकिन पेपरमिंट टी जो है ना आप जनरली ले सकते हैं जब आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है या गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है। प्लस थर्ड जो है वो है सौंफ और जो इलायची होती है उसका भी बनाने का तरीका ज़रा थोड़ा डिफरेंट है। उसमें ये कि आपने इलायची को पहले पानी में बॉईल कर ले अच्छे से, एंड देन आपने फेनल सीड्स यानी सौंफ अंदर डालनी, देन उसको ढक देना है फ्लेम ऑफ करके। तो दैट रियली हेल्प्स। एक फोर्थ चीज़ है दैट इज़ सिनेमन एल। उसमें आप ये उसमें सिनेमन को भी आपने पकाना नहीं। अच्छा, दो तरह के सिनेमन होते हैं, एक होती है बार्क, हमने वो नहीं लेने। सिनेमन जो एक्चुअल होता है वो राउंड होता है, दैट इज़ मोर लाइक अ स्टिक, एक लॉग की तरह का होता है। तो आपने राइट सिनेमन चूज़ करना है। आपने दो डिफरेंट चीज़ें, दोनों में थोड़ी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का भी फ़र्क होता है। तो आपने सिनेमन सही वाला लेके उसके अंदर आपने क्या करना है कि एक कप में डाल लें आप, ऊपर से आप पानी गर्म डाल लें, लेकिन आपने उसे पकाना नहीं है। एंड देन हल्का सा हनी ऊपर ड्रिजल करके आप उसको रख दें। लीव इट फॉर 5 मिनट्स। वो थोड़ा सा ल्यूकवार्म होगा तब आप उसको कंज्यूम करें, तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा डाइजेशन में भी। तो ये सब चीज़ें जब आप हार्ट बर्न हो रहा हो, ये 4-5 ऑप्शन भी रिड्यूस होता है, बहुत वेट रिड्यूस होता है। अच्छा, वेट रिडक्शन के साथ एक जो प्लस एलिमेंट है, जो एक बाय प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं एडिशनल बेनिफिट, उसमें ये कि आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। ग्रेट, चलें कॉम्प्लेक्शन बड़ा इन्हांस हो जाता है। चलें जी, इसके बाद बहुत सारे लोग ये करने लगे। ये आपने जाते जाते बहुत जबरदस्त टिप दे दी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आपको मिलवाने वाले हैं अपने बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से, जिनका काम भी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। क्या खूबसूरत रंगों से वो खूबसूरत काम करते हैं, और मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने आर्टिस्ट जो है उनके हाथों में ऐसा जादू रखा है कि बस वो अपने हाथों के जादू से अब बहुत स्पेशल लोग होते हैं ये, क्योंकि ये रंगों को इस कदर खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। तो अपने आज के मेहमान का मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी। आर्टिस्ट हैं साहबजादा मनादी अहमद, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। कब से आपने इस तरफ कदम रखा, पेंटिंग स्टार्ट कब से की? अगर मैं ये कहूँ कि मैंने स्टार्ट कब से किए तो वो तो जाहिर सी बात है, बचपन से शौक़ था, और बचपन से पेंसिल कलर के साथ स्टार्ट किया, नॉर्मल जस्ट लेड पेंसिल से। फिर वक्त के साथ साथ इसमें मैंने चीज़ें जो हैं वो ऐड करने लग गया, जैसे ऑयल पेंट्स वगैरह हो गई, मुख्तलिफ इसमें होते हैं आपके मीडियम्स होते हैं, उस पर आप काम करते हो। तो वक्त के साथ साथ तो ये मैंने आगे अब तक जहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा काम जिस तरह का है, ये मैंने मतलब बचपन से इसको शुरू किया हुआ था। आप सबसे ज़्यादा किस मीडियम का इस्तेमाल करते हैं और आपका बेस्ट पार्ट? बेसिकली तो मैं ऑयल पेंट यूज़ करता हूँ, लेकिन जो मेरा ज़्यादा जो मेन जिससे लोग मुझे जानते हैं वो मेरा चारकोल आर्ट स्टाइल है। चारकोल से मैं काम करता हूँ जी। ठीक हो गया। सो मुझे ये बता दीजिएगा, बचपन से शौक़ था, फिर उसको आगे कैसे लेके? ऑब्वियसली घर में पेरेंट्स कहते हैं ना, अच्छा ये तो फजूल सा शौक़ है, या इसको इतना पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। फिर जब आप कुछ पेंट करने बैठे, कुछ बनाने बैठे, एक लंबा टाइम भी आपको चाहिए होता है, तो फिर किस तरह अपने शौक़ को आप आगे लेके? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और मैं कोई इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं था, एक एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट था। और मुझे ये चीज़ें थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो उनका अगर आप बैकग्राउंड देखें, उनका बेस देखें, तो वो कोई बाकी सब्जेक्ट्स में इतने कोई हाई फाई नहीं होते, इतने ब्रिलियंट्स नहीं होते, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे स्किल्स होती हैं, एक अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक हुनर मिला होता है, एक तो वो ही चीज़ ही मेरी बचपन से, मैं इस चीज़ में बहुत आगे था। तो बाकी जो मेरे सब्जेक्ट्स उसमें मुझे कोई माने ना माने, लेकिन आर्ट में, ड्राइंग्स में मुझे सब मानते थे, उनमें मैं सबका उस्ताद था। तो फिर जाहिर सी बात है, बहुत ही बचपन में तो कोई मतलब जाहिर सी बात है माँ बाप जो है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। फिर बचपन में हर कोई आर्टिस्ट ही होता है, लेकिन जब मैं इसको आगे प्रोफेशनली तौर पे लेके जाने लगा, तो फिर कुछ चीज़ें जो थी मुझे मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से फिर भी मुझे जो सपोर्ट था, तो ये चीज़ बहुत मेरे लिए उसके बगैर तो मुमकिन नहीं होता। तो क्या किसी से सीखा भी? नहीं, वही मैंने आपको कहा है कि मैं शुरू से ही आर्टिस्ट था, लेकिन ये है कि फिर मैंने BS फाइन आर्ट्स किया, उसमें प्रॉपर स्टडी की, और इस चीज़ को फिर मैं आगे लेके चलता रहा हूँ अभी। सही। सो फिर जब BS फाइन आर्ट्स किया तो क्या चेंजिंग आई? कितना अपने आप को आपने
वो कहते हैं ना कि एक निखार आ जाता है। सो कितना अपने आप में चेंज फील किया? देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में जब आप पढ़ते हो तो आपको यूनिवर्सिटी वाले आर्टिस्ट नहीं बनाते, वो जस्ट आपको एक वे दिखा देते हैं। तो आपके अंदर छुपा होता है जी, ना, वो आपको जिसको जस्ट वे दिखा देते हैं कि ये मटेरियल इसमें। अब मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पहले मुझे नहीं था इल्म कि ये चीज़ें भी इसमें होती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी जाकर उन्होंने बताया, मतलब एक बेसिकली वो आपको एक वे दिखा देते हैं कि यार ये आपका एक है, आप ये चीज़ें कार कर सकते हो, थोड़ा सा आपको गाइड कर लेते हैं। लेकिन करना आर्टिस्ट नहीं होता है, सीखना उसने ही होता है, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर अपना टाइम देकर। तो ये जो निखार आपके आर्ट में आता है ये सिर्फ आर्टिस्ट के ऊपर ही होता यूनिवर्सिटी है। में तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, तो कभी लगा कि मेरे से बेस्ट भी कोई है? बहुत से होते हैं। अब मैं बेसिकली अपनी क्लास में तो पोजीशन होल्डर था प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो बाकी सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स हर क्लास में होते हैं, और हमें होता है कि यार ये बहुत, और हमें देख के खुशी होती है। एक होता है कि जेलसी होना कि यार इसका काम अच्छा क्यों है, नहीं, हमें देख के खुशी होती है। ऐसी एक फील्ड है जिसमें जेलसी नहीं होती। आप किसी आर्टिस्ट को देखते हो आपको खुशी होती है कि यार देखो इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो ये एक इस फील्ड का ये बहुत खूबसूरत एक सोच है लोगों की, एक आर्टिस्ट लोगों की, कि वो जेलसी नहीं लेकर आते। कभी कुछ अपना मास्टरपीस ऐसा हो तैयार करके खुद ही यकीन ना आ रहा हो कि ये मैंने बना लिया? नहीं, मैंने जब भी अपना कोई काम किया तो मुझे उसमें कोई ना कोई कमी महसूस हुई है, जबकि बाकी लोगों की तरफ से होता है कि नहीं ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी बनी है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अगर इसमें थोड़ा सा मैं वक्त और देता तो ये शायद और बेहतर हो सकता था। तो ये चीज़ ज़रूरी भी आप होती है। इस टाइप के आर्टिस्ट हैं कि अभी आपको खड़े खड़े कोई ये ड्रॉ करके दिखा दे तो आप कर लेंगे? हाँ, मैं अपने स्टाइल में जो है वो मैं कर लेता हूँ इसमें, क्योंकि मेरा जो है बेसिकली एक्सप्रेसिव एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मेरा स्टाइल है। तो उसमें मैं बिल्कुल आज़ाद होता हूँ, मुझे नहीं होता, मुझे कोई मतलब नहीं कह सकता कि आपने आसमान का कलर रेड क्यों किया है, पर्पल क्यों किया है। वो एक मैं अपनी दुनिया में मैंने जो चीज़ सामने बनानी है जो आपके माइंड में चल रहा होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सी अट्रैक्ट करती हैं? कुछ लोगों को नेचर बड़ी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को ओल्ड बिल्डिंग्स, कुछ लोगों को ह्यूमन एक्सप्रेशन बड़ा फैसिनेट कर रहे होते हैं। जो चीज़ आप देख लें और कहें कि अब इस पे तो मैंने काम करके लेना। मेरा जो ज़्यादा काम है वो पोर्ट्रेट के ऊपर है। मैं पोर्ट्रेट स्टडी करता हूँ और उसके ऊपर मैं मुख्तलिफ उसमें स्टाइल लेकर आता हूँ। रियलिस्टिक वर्क होता है, जैसे कि पहले बताया कि एब्स्ट्रैक्ट मेरा काम होता है। तो मेरा जो ज़्यादा फोकस होता है वो फिगरेटिव आर्ट होता है और पोर्ट्रेट पर होता है। उसके लिए क्या कोई खुसूसी पेंसिल होती है? कुछ जो पोर्ट्रेट आप बनाते हैं उसके लिए पेपर, पेंसिल, वो मैं देख भी रही हूँ आपका एक सामने। सो क्या कोई स्पेसिफिक उसके लिए चीज़ें होती हैं? हाँ जी, इसमें क्योंकि मेरा काम चारकोल है तो मैंने पेंसिल भी चारकोल यूज़ करनी होती हैं, मेरे पास चारकोल स्टिक्स होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बाकी चीज़ें भी नॉर्मल पेंसिल्स वगैरह होती हैं, B2, B4, B6, इस तरह की मज़ीद शेड्स में आ जाती है। लेकिन उसमें थोड़ा सा क्योंकि ग्रेफाइट यूज़ होता है तो वो थोड़ी सी शाइनिंग टच देता है, इस वजह से मैं उसका इस्तेमाल बहुत ही कम करता हूँ अपने काम में। बहुत ही अगर किसी जगह मैंने लाइट शेड देना देन मैं वो यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं जो है चारकोल का ही बेसिकली इस्तेमाल करता हूँ। एक पोर्ट्रेट कितनी देर में रेडी कर लेते हैं? डिपेंड करता है, ये मैं एक दिन में भी कर लेता हूँ, बाद पोर्ट्रेट्स को मैं हफ्ता भी लगा लेता हूँ। आप जितना इसमें वक्त दोगे उसके काम में उतनी ही निखार आती है। छोड़ छोड़ के करना या फिर कॉन्टिन्यूटी से एक काम करके तसल्ली होती? नहीं, जब मैं महसूस करता हूँ कि नहीं अब मैं थक गया हूँ और दिमाग को थोड़ा सा मेरे एक रेस्ट चाहिए, तो फिर मैं उस चीज़ को छोड़ देता हूँ, क्योंकि फिर आप उस काम को एज अ बर्डन लेते हो। अपना पोर्ट्रेट कभी बनाए? नहीं, मैंने आज तक जस्ट मैंने एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट था मेरा, मैंने पेंटिंग अपनी बनाई थी। मेरा जो था वो फाइनल का मेरा वर्क था, तो वो मैंने किया था, अपना बनाया था उसमें। अच्छा, ऐसे आइडिया आया कि मतलब शौक से बनाए? बेसिकली मैं एक काम ही ऐसा दिया हुआ था कि थीम वर्क होता है, तो उसमें यही था कि अपने आप को ही उसमें एक्सप्रेस शो कराना था। तो फिर मैंने वो फिर जाहिर सी बात है एक अपने प्रोजेक्ट के हवाले से फिर उस हिसाब से मैंने फिर वो एक पेंटिंग बनाई थी अपनी। ठीक हो गया। आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं और हर किसी में अल्लाह ताला ने कुछ स्पेशल रखा है, हर किसी का काम अलहदा से होता है, बट मुझे लगता है अब आप कॉपी बड़ा काम करने लगे, कुछ डिफरेंट, बहुत मुश्किल होता है। जी, अब असल में हम जिस ज़माने में रह रहे हैं ना, अब कोई भी काम ऐसा रहा ही नहीं है जो पहले ना हो चुका हो। आप किसी भी चीज़ में हाथ डालोगे वो आपसे पहले किसी ना किसी ने किया होता है। तो अब हम ये करते हैं कि हम जस्ट उसमें अपना एक स्टाइल दे देते हैं, थोड़ा सा अंदाज अपना दे देते हैं, बाकी वो काम पहले हो चुका होता है। जैसे कि चारकोल में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन को थोड़ा सा अपना एक टच दे देना, एक अपना एक सिग्नेचर जिसे कहते हैं कि वो एक होता है कि ये फलां आर्टिस्ट का काम है, वो इस तरीके से बनाता है। बस यही चीज़ फ़र्क आ गई है, अदरवाइज हर काम जो है वो पहले हो चुका हुआ है। अब कोई क्या चीज़ समझते हैं पाकिस्तान में वो स्टूडेंट्स जो कि आर्ट की तरफ आना चाहते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आगे चल के इसको अच्छे तरीके से फ्लॉरिश कर सकते हैं?
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ी सी इस चीज़ को लेके कमी है, लोग इस चीज़ को नहीं पहचान पाते। अक्सर ऐसे लोग कहते हैं कि जैसे ये तो आपने जैसे कागज़ पे ही बनाया है और इसमें तो ऐसी बात नहीं, लेकिन वो देखते ही नहीं है कि उस कागज़ के ऊपर जितना वक्त लगा किसी ख़ास एक बंदे का, एक इंसान का, वो उस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे होते कि बेसिकली उस कागज़ की कोई कीमत नहीं होती, वो उस पर जो वक्त लगा होता है, उस पर जो मेहनत लगी होती है, उस मेहनत को सीखने का जो एक वक्त टाइम हमने दिया होता है, वो बेसिकली जो होता है ना इसमें ज़रूरी होता है कि, और लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते यहाँ। अच्छा ज़रिया मौश है, क्योंकि इन दी एंड आपको अपना घर बार भी तो चलाना है ना, तो आप इससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ जी, इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ और मुझे पाकिस्तान में बहुत से लोग जानते हैं, और मेरा जो काम है, मैं क्योंकि फ्रीलांसिंग करता हूँ इंस्टाग्राम के ज़रिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो है वो बस चलता ही रहता है। चलिए जी, अच्छी बात है। हम आपको मज़ीद भी दुआ गोएं कि इसी तरह से आप ज़बरदस्त काम करते रहें। गुड लक इंशाल्लाह। हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपके साथ आज की हेल्दी टिप शेयर करने वाले थे, तो देख लेते हैं टुडेज हेल्दी टिप। ज़ुहैब की तरफ चलेंगे जी, और आज की टिप हमारे साथ वो शेयर करेंगे। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज बुखारी। आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, और आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे लोअर एब्डोमिनल, लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे। हर बंदा तंग है यार, लोअर एब्डोमिनल से फैट नहीं जा रहा, तो मैं आपको बताऊंगा 4 से 5 एक्सरसाइज, उसको आप फॉलो करोगे, इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपके आएंगे। आपने करना क्या है, डाइट लाजमी कंट्रोल करनी, जो हमेशा की तरह मैं आपको कहता हूँ, और वार्म अप करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, और मार्च करें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, थोड़ा सा स्टैंडिंग काफ रेज करेंगे, इसको भी आप वार्म अप में ऐड कर सकते हो। 5 4 3 2 and 1। ओके, मार्च अगेन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके, तो हमारी फर्स्ट लोअर एब्डोमिनल की एक्सरसाइज है सिटेड लेग रेस। इस पोजीशन में बैठेंगे और लेग रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज लेकिन ऑल्टरनेट करेंगे। 1 2 3 and go। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। इसके भी 3 सेट्स करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट साइज हम जाएंगे वाइड ओपन लेग्स के साथ, अप डाउन करेंगे अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जाएंगे, साइड टू साइड चेंज करेंगे, लेग्स को मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसके भी 3 सेट करेंगे। ओके, लास्ट एक्सरसाइज हम प्लैंक करेंगे अपनी। प्लैंक लोअर बैक, लोअर एब्डोमिनल सबको हिट करता है, तो प्लैंक करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ये था हमारा आज का वर्कआउट लोअर एब्डोमिनल के लिए। प्रॉपर वार्म अप करें, प्रॉपर डाइट करें, एक्सरसाइज करें, इंशाल्लाह आपको लोअर एब्डोमिनल गायब हो जाएगा। थैंक यू सो मच फीडबैक। थैंक यू सो मच। ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, प्रोग्राम के हिस्से में जी हम आपको बताने जा रहे हैं मार्केट में जो फल मौजूद है उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जी, आम वैसे तो हर किसी का फेवरेट है, सो हम इसके बेनिफिट्स इसलिए बताते हैं किसी भी चीज़ के कि आप उसको इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो हार्डली कोई होगा जो आम नापसंद करता होगा। अच्छा जी, आम खाने के फ़ायदे क्या क्या हैं? आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने इसमें इतनी ज़बरदस्त खासियत रखी है कि कैंसर के ख़तरात को कम कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट है। आपको वो जो अभी हमने डिस्कस भी किया कि अगर आपको
ये फील हो रहा है कि आप लेथार्जिक हैं, पावर कम लग रही है जिस्म में, और हाथ पाँव में आपको लग रहा है कि बिल्कुल जान नहीं है, तो आम एकदम से आपका इम्यूनिटी लेवल बूस्ट करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, और इसमें क्योंकि विटामिन मौजूद हैं, कैल्शियम मौजूद है, तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ इसका बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपका निज़ाम इंहज़ाम, आपको खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, और फाइबर कंटेंट भी इसमें है जी। फिर दिफाई सलाहियत बेहतर बनाता है, और इसके बाद जी ग्लूटामाइन और अहम विटामिन इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो कि वेट की कमी का शिकार हैं जी, उनको अगर वेट ना बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बच्चों में बहुत इफेक्टिव है। अगर आप चाहते हैं बच्चों का वेट जल्दी जल्दी बढ़े, तो आप उनको मिल्क शेक बना कर दे सकते हैं, तो आम बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बनाता है और आपको दिल की बीमारियों से बचाता है। तो आम कितने सारे फ़ायदे हैं, ज़रूर इस्तेमाल करें। एंड वंस अगेन मॉडरेटर करती है। अगर आप ये समझें कि अच्छा इतने सारे फ़ायदे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आम खाना शुरू कर दें, एक टाइम में 3-4 नहीं जी। पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा देर तक इंजॉय कर सकेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एंड अगेन जिनकी बर्थडे है जी कल, वो हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सो स्क्रीन पर नंबर दिखा दें जी, इस नंबर पर आपने अपनी पिक्चर भेजनी है और प्रोग्राम में शामिल हो जाना है। आपकी बर्थडे को भी हम इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। अच्छा जी, हमें अब जाना है क्लोजिंग की तरफ, बट उससे पहले आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फीडबैक दें कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, क्या चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए, सजेशन दें। जो चीज़ें आप कहेंगे इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। आपके इलाके का कोई इशू है, मुसलसल चल रहा है, हल नहीं हो रहा, आप हमारे तक पहुंचाएं अपनी आवाज़। हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है, इस पर आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड येस, अगर आप में कोई टैलेंट है तो वो भी ज़रूर शेयर करें। हो सकता है अगले मेहमान हमारे स्टूडियो में आप ही मौजूद हों। इसके लिए गुड लक। बर्थडे है तो आप हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, प्रोग्राम में शामिल हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।